सोचिए एक बहुत ही ज़रूरी इंटरव्यू का दिन है। तैयारी बिल्कुल पक्की है, रिज्यूमे बेहतरीन है, सारे जवाब रटे हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत गहरा डर बैठा हुआ है कि शायद रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, ये बहुत आम बात है। बिल्कुल। और दिमाग में बार-बार वही पुरानी बातें घूम रही हैं कि मुझे तो कभी सही मौके मिलते ही नहीं हैं और फिर असल में वही होता है रिजेक्शन। तो क्या ये सिर्फ खराब किस्मत थी या अनजाने में उस रिजेक्शन को खुद ही अपनी ओर खींच लिया गया? ये सच में सोचने वाली बात है। या फिर इसका एक दूसरा पहलू भी देखते हैं। क्या कभी मतलब किसी के साथ ऐसा हुआ है कि मन में अचानक किसी पुराने दोस्त का ख्याल आया हो और उसी वक्त फोन की घंटी बजे और स्क्रीन पर उसी दोस्त का नाम चमक रहा हो। हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली। आमतौर पर इन घटनाओं को बस एक इत्तेफाक या कोइंसिडेंस मान लिया जाता है। देखिए, ये बहुत ही आम धारणा है। ज्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को बस एक संयोग या किस्मत का खेल मानकर टाल देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो पता चलता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। और वही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन है। हम सब ने कहीं ना कहीं द सीक्रेट और मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना जरूर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक्स भी शायद लोग जानते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होता ही है। सही कहा। लेकिन हमारे आज के सोर्सेज इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि ये सिद्धांत 90% लोगों के लिए काम क्यों नहीं करते हैं। हम उन सोर्सेज का डीप डाइव कर रहे हैं जो ये समझने में मदद करेंगे कि क्या इंसान सच में खुद अपनी जिंदगी का निर्माण करता है या ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो ये है कि हमारे सोर्सेज इसे किसी रहस्यमयी जादू की तरह पेश नहीं करते। वो इसे एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार पर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी एक मूल सिद्धांत मानते हैं। मतलब कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कभी चालू या बंद किया जा सके। ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की तरह है, जो हर वक्त बिना रुके काम कर रहा है। चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। मेरे दिमाग में से लेकर एक बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है। ये पूरी प्रक्रिया ना बिल्कुल एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने जैसी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर किसी को कोई खास गाना सुनना है तो रेडियो को उसी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर मिलाना होगा। अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी भी गलत है तो स्पीकर से सिर्फ शोर यानी स्टैटिक ही सुनाई देगा। सही गाना सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। और आज हम जिन सोर्सेस का विश्लेषण कर रहे हैं, उनका भी यही मुख्य तर्क है। इंसान का दिमाग बिना एक तरह के ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम करता है। राइट। इस चर्चा में हम सिर्फ सकारात्मक सोचों वाले पुराने उपदेशों की बात नहीं करेंगे। हम उस मनोविज्ञान और तंत्र का विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस की बात करेंगे, जो ये तय करता है कि विचार हकीकत में कैसे बदलते हैं। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला उदाहरण हमने लिया, उसी अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो एक सवाल मन में आता है। ये यूनिवर्स या इस ब्रह्मांड को किसी इंसान की इस फ्रीक्वेंसी का पता कैसे चलता है? मतलब इंसान जो सोच रहा है वो सिग्नल अब बाहर कैसे जा रहा है? देखिए, हमारे सोर्सेस के अनुसार ब्रह्मांड एक बहुत ही साधारण लेकिन अटूट नियम पर काम करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आसान भाषा में कहें तो दुनिया को जो एनर्जी दी जाती है, वही एनर्जी लौटकर वापस आती है। ओके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। लोग अक्सर सोचते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वही उनका सिग्नल है, जबकि असलियत ये है कि यूनिवर्स शब्दों को नहीं बल्कि उस गहरी भावना और वाइब्रेशन को सुनता है जो उन शब्दों के पीछे छिपी होती है। ओह वाव! यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर कोई बार-बार ये कह रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे बहुत अमीर बनना है, लेकिन अंदर ही अंदर वो गरीबी और कमी महसूस कर रहा है, तो उसका असली सिग्नल क्या हुआ? उसका असली सिग्नल वो कमी ही है। शब्द चाहे जो भी हो, अगर भावना ये है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो दिमाग का पूरा फोकस उसी कमी पर चला जाता है। तो दिमाग भी उसी नेगेटिव डायरेक्शन में काम करने लगता है। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS के जरिए समझा जा सकता है। ये दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो एक फिल्टर का काम करता है। अगर अंदर की भावना कमी की है, तो ये सिस्टम उन सभी मौकों को फिल्टर करके बाहर निकाल देगा जो उस इंसान को अमीर बना सकते हैं। वेट, रियली? मतलब वो मौके वहां होंगे पर दिखेंगे नहीं? हाँ, एग्जैक्टली। वो इंसान अनजाने में
और ज्यादा कमी को ही अपनी ओर खींचने लगेगा, क्योंकि उसका फिल्टर वहीं सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलते हैं लेकिन अंदर से डरे हुए होते हैं, वो असल में खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। सही कहा। उनका वो रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर अटका हुआ है, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि सही गाना बजने लगेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही वजह है कि कई बार लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आजमाते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन उन्हें मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि उनकी भावनाएं उनके शब्दों का साथ नहीं दे रही होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल खड़ा होता है जिस पर थोड़ी बहस होनी चाहिए। हाँ, बताइए। अगर ये नियम इतना ही सीधा है कि बस अच्छा महसूस करो और अच्छी चीजें मिल जाएंगी, तो दुनिया में इतने सारे लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? अगर कोई वाकई दिल से चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, तो भी चीजें क्यों नहीं बदलती? ये इतना मुश्किल क्यों है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और इसका जवाब ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नाकामी में नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की जटिलताओं में छुपा है। हमारे सोर्सेज बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि इंसान के अंदर एक बहुत गहरा टकराव चल रहा होता है। टकराव? कैसा टकराव? उसके चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के बीच का टकराव। दिक्कत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर गहराई तक बैठ चुके पैटर्न्स में है। पैटर्न्स? मतलब जो बातें हमने बचपन से या समाज से सुनकर अपने दिमाग में पक्की कर ली हैं? हाँ, बिल्कुल वही। हम अक्सर अपने चेतन मन से कुछ बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन मन में कुछ ऐसे विश्वास जड़ जमाए बैठे होते हैं जो उस चाहत के बिल्कुल उलट होते हैं। और विज्ञान बताता है कि हमारा 95% यानी 95% जीवन हमारे अवचेतन मन से ही संचालित होता है। ओ भाई, क्या हम इसे किसी ठोस उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, पैसों का ही उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति चेतन रूप से तय करता है कि उसे बहुत पैसा कमाना है, उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बचपन से उसने अपने घर में यही सुना हो कि पैसा ही सारी फसाद की जड़ है, या फिर कि अमीर लोग लालची होते हैं। एग्जैक्टली, या ये कि पैसे कमाने के लिए तो खून पसीना एक करना पड़ता है। अब उसके अवचेतन मन में ये बात बैठ गई है कि पैसा आना या तो बहुत मुश्किल है, या फिर ये एक बहुत बुरी चीज है। ओह, मैं समझ रहा। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गाड़ी का एक्सेलरेटर तो पूरी ताकत से दबा रहा है, लेकिन साथ ही उसने हैंड ब्रेक भी खींच रखा है। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है ना? चेतन मन एक्सेलरेटर है और अवचेतन मन की वो पुरानी प्रोग्रामिंग हैंड ब्रेक का काम कर रही है। बिल्कुल। और ऐसी हालत में गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ इंजन से धुआं निकलेगा, क्योंकि यूनिवर्स उस बात को सच मानता है जो गहराई से महसूस की जाती है। वो चेतन मन की ऊपरी इच्छा को दरकिनार करके अचेतन मन के उस गहरे डर को पकड़ लेता है। राइट। इसलिए सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, ये अलाइनमेंट का खेल है। तो जब ये साफ हो गया कि ये अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है और इस हैंड ब्रेक को हटाना ही असली चुनौती है, तो सवाल ये उठता है कि इस अलाइनमेंट को हासिल कैसे किया जाए। हाँ, ये सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। हमारे सोर्सेज में कुछ ऐसे अहम कदमों का जिक्र है जो इस प्रक्रिया को समझाते हैं। अगर हम उस सफर को देखें जो एक इंसान को अपने अंदर की इन रुकावटों को दूर करने के लिए तय करना होता है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, इस सफर की सबसे पहली शर्त है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। सोर्सेज इसे मांगने या लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया कहते हैं। ज्यादातर लोग ना इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि उन्हें असल में चाहिए क्या। मतलब वो जनरल बातें करते हैं। हाँ, वो कहते हैं मुझे खुश रहना है, या मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही धुंधले लक्ष्य हैं। दिमाग को स्पष्ट निर्देश चाहिए। अगर निर्देश साफ नहीं है तो दिमाग का वो फिल्टर जिसकी हमने RAS के रूप में बात की थी, वो काम ही नहीं करेगा। अच्छा, मतलब यूनिवर्स को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बताना होगा। जैसे कोई खास पद, एक निश्चित इनकम या किसी खास शहर में रहने का सपना, अगर इंसान खुद भ्रम में है तो सिग्नल बहुत कमजोर जाएगा। सही कहा आपने। जब एक बार स्पष्टता आ जाती है तो अगला कदम होता है उस कमी की भावना से बाहर निकलना जो इंसान को पीछे खींच रही होती है। और इसके लिए सोर्सेज कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं।
ग्रैटिट्यूड एक चुंबक की तरह है। ये ग्रैटिट्यूड वाला हिस्सा मुझे बहुत ही लॉजिकल लगता है, क्योंकि जब कोई शिकायत कर रहा होता है तो उसका पूरा फोकस उस चीज पर होता है जो उसके पास नहीं है। लेकिन ग्रैटिट्यूड इस पूरे नजरिए को ही पलट देती है। बिल्कुल पलट देती है। ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन को बदलने का सबसे तेज और वैज्ञानिक तरीका है। जब रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होना शुरू किया जाता है, जैसे अच्छी सेहत, पीने के लिए साफ पानी या एक प्यार करने वाला परिवार, तो दिमाग को ये संदेश जाता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। और तब ध्यान कमी से हट जाता है। एग्जैक्टली ध्यान तुरंत कमी से हटकर प्रचुरता यानी अबंडेंस पर चला जाता है। ये उस अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ने का पहला कदम है। और एक बार जब वो कमी का एहसास कम होने लगता है, तब जाकर दिमाग नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। यहाँ सोर्सेज में एक ऐसी बात बताई गई है जो सच में हैरान करने वाली है। कौन सी बात? मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग कल्पना यानी इमेजिनेशन और असलियत यानी रियलिटी में फर्क ही नहीं कर पाता। हाँ, ये तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही शक्तिशाली तथ्य है। जब किसी घटना की बहुत गहराई से कल्पना की जाती है, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, तो दिमाग में वही न्यूरल पाथवे सक्रिय होते हैं जो उस काम को असल में करते वक्त होते। ओह वाओ, मुझे इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण याद आ रहा है। सोर्सेज में भी इस तरह के अध्ययनों का जिक्र है। अगर हम ओलंपिक स्टार के एथलीट्स को देखें तो वो रेस से पहले अपनी आंखें बंद करके पूरी रेस की कल्पना करते हैं। हाँ, मेंटल रिहर्सल। राइट। वो अपने दिमाग में दौड़ रहे होते हैं, लेकिन मशीन्स बताती हैं कि उनके पैरों की मांसपेशियां असल में उसी तरह प्रतिक्रिया कर रही होती हैं मानो वो सच में ट्रैक पर दौड़ रहे हों। उनका दिमाग ये नहीं जान पाता कि ये सिर्फ कल्पना है। ये विजुअलाइजेशन की असली ताकत का सबसे बेहतरीन प्रमाण है। जब कोई इंसान अपने सपनों की जिंदगी को बार बार विजुअलाइज करता है, उसे सच में जीते हुए देखता है, तो उसका अवचेतन मन उसे असलियत मान लेता है। उसे लगता है कि ये सफलता पहले ही मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो क्या? बहुत से लोग विजुअलाइज तो करते हैं, वो एक बोर्ड पर तस्वीरें भी लगा लेते हैं, विजन बोर्ड बनाकर, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सबसे अहम चीज भूल जाते हैं, जिसे सोर्सेस पूरी प्रक्रिया का रहस्य बताते हैं, और वो है भावनाएं यानी इमोशंस। सिर्फ एक मानसिक तस्वीर देखना काफी नहीं है। सिर्फ पिक्चर देखना काफी नहीं है। नहीं, वो तस्वीर तो बस एक खाली सांचे की तरह है। उस सांचे में जान तब आती है जब उसमें भावनाएं डाली जाती हैं। ओह, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि विजुअलाइजेशन अगर एक कार है तो भावनाएं उस कार का ईंधन यानी फ्यूल हैं। बिना फ्यूल के कार में बैठकर स्टीयरिंग घुमाने से कार आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल सटीक। अगर भविष्य में सफलता चाहिए तो सफलता से मिलने वाला आत्मविश्वास, वो खुशी, वो सुकून आज और अभी से महसूस करना होगा। बहुत खूब कहा आपने। सफलता का इंतजार किए बिना सफल महसूस करना शुरू करना होगा। भावनाएं ही वो असली ऊर्जा है जो मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट करती हैं। मतलब फीलिंग इज द सीक्रेट। एग्जैक्टली। जब स्पष्टता, कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन और भावनाएं एक साथ मिल जाती हैं, तब जाकर वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का नियम इंसान के पक्ष में काम करना शुरू करता है। तब जाकर सही लोग, सही मौके और सही परिस्थितियां अस्वाभाविक रूप से जीवन में आने लगती हैं। इन सारी गहरी बातों को सुनने के बाद एक बहुत ही व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल सवाल उठता है, असली जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? क्योंकि चलिए थोड़ी स्पष्ट बात करते हैं। हाँ जरूर। क्या इसका मतलब यह है कि बस दिन भर सोफे पर बैठकर अपने सपनों की जॉब या ढेर सारे पैसों के बारे में सोचते रहें, अच्छी भावनाएं महसूस करते रहें और वो सब खुद ब खुद दरवाजे पर चलकर आ जाएगा? क्या कोई चमत्कार हो जाएगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और अक्सर लोग द सीक्रेट को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं पर पाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस बैठकर सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमारे सोर्सेज इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि बिना कर्म यानी बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। तो एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। भौतिक दुनिया में बदलाव के लिए भौतिक कदम तो उठाने ही पड़ते हैं। लेकिन सोर्स में ये भी कहा गया है कि ये कोई साधारण एक्शन नहीं होना चाहिए, ये एक अलाइंड एक्शन होना चाहिए। इन दोनों में आखिर क्या फर्क है? देखिए, साधारण एक्शन वो होता है जो डर, घबराहट या
सिर्फ मजबूरी में लिया जाता है, जबकि अलाइंड एक्शन वो है जो उस अलाइनमेंट से निकलता है जिसकी हमने इतनी डिटेल में चर्चा की। मान लीजिए किसी को एक खास नौकरी चाहिए, ओके, मगर वो इंसान डर डर कर 20 कंपनियों में रेज्यूमे भेज रहा है कि बस कोई भी नौकरी मिल जाए वरना घर कैसे चलेगा, तो वो साधारण एक्शन है। बिल्कुल सही। वो एक्शन कमी और डर की भावना से आ रहा है। इसके विपरीत अलाइंड एक्शन का मतलब है कि रिज्यूमे भेजने से पहले खुद को उस रोल के काबिल महसूस करना, कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, जब वो व्यक्ति इंटरव्यू देने जाए तो उसके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए कि ये नौकरी उसके लिए ही बनी है और वो कंपनी के लिए एक एसेट है। वो डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से जवाब देगा। समझ गया। और रिश्तों के मामले में भी ये सिद्धांत बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अक्सर लोग दूसरों में परफेक्शन ढूंढते हैं कि कोई आएगा और उनकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। हाँ, क्योंकि सोर्स बताता है कि अगर कोई बेहतर रिश्ता चाहता है तो जो खूबियां वो दूसरों में देखना चाहता है, जैसे प्यार, सम्मान, ईमानदारी, वो खूबियां पहले उसे खुद के अंदर विकसित करनी होंगी। खुद के साथ एक अलाइंड रिश्ता बनाना होगा। ये बहुत ही सटीक बात है। पैसों के मामले में भी यही लागू होता है। अक्सर लोग पैसे कमाने के लिए दिन रात काम तो करते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा ये डर बैठा होता है कि पैसा खत्म हो जाएगा। हैंड ब्रेक लगा हुआ है। एग्जैक्टली। अलाइंड एक्शन का मतलब है कि डर और घबराहट के साथ काम करने की बजाय अपने कौशल पर भरोसे और जो कमा रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञता के साथ काम करना। जब इंसान की सोच, उसकी भावनाएं और उसका शारीरिक काम ये तीनों बिल्कुल एक सीध में होते हैं, तब असली मैजिक होता है। ये तीनों का एक सुर में बजना है, जैसे कोई बहुत ही सुरीला संगीत हो जहां दिमाग, दिल और शरीर एक ही दिशा में जा रहे हों। कोई हैंड ब्रेक नहीं। बस यही इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष है। द सीक्रेट या मैनिफेस्टेशन कोई रातों रात चमत्कार करने वाली जादुई छड़ी नहीं है। ये सिर्फ एक नियम है जिसे हमें समझना है। तो फिर ये असल में है क्या? ये एक गहरी जागरूकता है, यानी अवेयरनेस है। ये समझना है कि इंसान हालात का मारा हुआ कोई बेचारा प्राणी नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी जिंदगी का रचयिता यानी क्रिएटर है। वाओ! लेकिन ये जागरूकता तभी काम आती है जब इसे सच में जिया जाए। सिर्फ इन बातों को किसी डीप डाइव चर्चा में सुनने या किसी किताब में पढ़ने से कोई रातों रात बदलाव नहीं आने वाला। सिर्फ थ्योरी से जिंदगी नहीं बदलती। सही कहा। बदलाव तब आता है जब इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की आदतों में ढाला जाए। और इसीलिए जो सोर्सेस हमने आज खंगाले हैं उनमें एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती दी गई है जिसे 100 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज कहा गया है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये साबित करता है कि ये कोई हवाई थ्योरी नहीं बल्कि एक विज्ञान है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। बिल्कुल। इस चैलेंज का लक्ष्य है कि अगले 100 दिनों तक पूरी लगन और अनुशासन के साथ अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी कृतज्ञता की निगरानी की जाए। एक तरह का एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये एक प्रयोग है जहां इंसान अपनी ही नेगेटिव आदतों को चैलेंज करता है और हर दिन अलाइंड एक्शन लेने की कोशिश करता है। मेरा मानना है कि ये सच में एक शानदार प्रयोग हो सकता है जहां लोग खुद अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी हकीकत कैसे बदलनी शुरू होती है। तो ये बात तो साफ है कि ये सफर आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन जरूर है। आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर सच में बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। हमने चर्चा की थी कि हमारा दिमाग वाकई कल्पना और असलियत में फर्क नहीं कर पाता और विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। हाँ, जो दिमाग सोचता है शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। तो जरा ठहर कर सोचिए, अगर हमारा दिमाग ये फर्क नहीं कर पाता तो हम अपनी रोजमर्रा की चिंताओं, तनाव और बेबुनियाद डरों से अनजाने में अपने लिए कैसी असलियत गढ़ रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। जब हम घंटों बैठकर ये सोचते हैं कि चीजें कैसे खराब हो सकती हैं, तो क्या हम असल में अपने ही खिलाफ मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे होते? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। हम अनजाने में उसी चीज को हकीकत में बदलने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं दिमाग को, जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। तो क्या हो अगर हम अपनी कल्पना का इस्तेमाल भी उतनी ही सावधानी, जिम्मेदारी और सजागता से करने लगे जितना हम अपने बैंक अकाउंट या अपनी शारीरिक सेहत के लिए करते हैं?
क्या हो अगर हम अपनी इमेजिनेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लें, ना कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को सही चैनल पर सेट करना, उस हैंड ब्रेक को हटाना पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। इसी सकारात्मक ऊर्जा और आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी का निर्माण खुद करते रहिए।